तो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स दिसंबर 2025 में ये नाम अचानक से फिर से हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया फीड पर छाया हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या, और इतने सालों बाद अचानक ये इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई हैं? देखिए, ये फाइल्स असल में अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के हजारों पन्नों के दस्तावेज, तस्वीरें और ईमेल्स का एक कलेक्शन है। अच्छा। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम के एक नए कानून के तहत सरकार को इन्हें पब्लिक करना पड़ा है। ओके। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। इन्हें जारी तो किया गया, पर जिस तरह से किया गया उसने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि इन तथाकथित ट्रांसपेरेंट फाइल्स में आखिर है क्या, किन बड़े नामों पर भूचाल आया हुआ है, और ये पूरा मामला इतना पेचीदा और कंट्रोवर्शियल क्यों बना हुआ है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि ये बुरी फाइल्स हैं ही नहीं। बिल्कुल। कानून के हिसाब से अमेरिकी न्याय विभाग मतलब डीओजे को 19 दिसंबर तक सब कुछ सामने रखना था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसी वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के नेता डीओजे की आलोचना कर रहे हैं कि वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दस्तावेज जारी किए भी गए वो अपने आप में एक कहानी कहते हैं। उनमें इतनी ज्यादा जानकारी छिपाई गई है जिसे कानूनी भाषा में रिडक्शन कहते हैं कि वो मजाक जैसा लगता। एक मिनट, कितनी ज्यादा जानकारी छिपाई गई है? मतलब हम कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं या बड़े पैमाने पर? नहीं, बड़े पैमाने पर। स्रोतों के मुताबिक 550 से ज्यादा पेज तो पूरी तरह से काले कर दिए गए हैं। क्या? हाँ, आप उन पर एक शब्द नहीं पढ़ सकते। सोचिए, एक 119 पेज की पूरी फाइल है जिसका लेबल है ग्रैंड जूरी एनवाई। वो पूरी तरह से ब्लैंक है, हर एक पन्ना काला। 550 पन्ने काले। ये पारदर्शिता है या पारदर्शिता का मजाक उड़ाना? ऐसा लगता है कि वो कानून का पालन करने का दिखावा कर रहे हैं, पर असल में कुछ बताना नहीं चाहते। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और बात सिर्फ जानकारी छिपाने तक ही नहीं रुकी। जो कुछ उन्होंने पब्लिक किया भी, उसमें से भी कुछ फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। गायब हो गईं? हाँ, रिलीज के कुछ ही घंटों के अंदर डीओजे की वेबसाइट से 16 से ज्यादा फाइलें बिना किसी नोटिस के हटा दी गईं। ये कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे ही? बस हटा दी गईं। और उन्हीं में से एक में वो मशहूर तस्वीर थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मिलानिया ट्रंप, एप्स्टीन और उसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल एक साथ थे। अच्छा, वो वाली तस्वीर। जाहिर है इस पर हंगामा खड़ा हो गया। 24 घंटे सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद उस फाइल को चुपचाप वेबसाइट पर वापस डाल दिया गया। तो ये तो साफ है कि हमें पूरी कहानी नहीं दिखाई जा रही है। सब कुछ आधा अधूरा और एडिट किया हुआ है। पर इस आधे अधूरे सच में भी जो नाम सामने आए हैं वो किसी भूचाल से कम नहीं है। कौन कौन है इस लिस्ट में? लिस्ट बहुत लंबी है और सच कहूं तो डरावनी भी, क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा जिक्र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का है। उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में वो एप्स्टीन के साथ एक स्विमिंग पूल में दिख रहे हैं और एक में हॉट टब में। तस्वीरें तो ठीक हैं, पर क्या इससे ज्यादा कुछ है? मतलब सिर्फ तस्वीरों से तो कुछ साबित नहीं होता। बिल्कुल, तस्वीरों से ज्यादा गंभीर बात यह है कि दस्तावेजों में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर, जिसे सब लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जानते थे, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसी जेट पर क्लिंटन की 28 यात्राओं का रिकॉर्ड है। 28 बार। ये कोई एक दो बार की मुलाकात नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाता है। और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या है? ट्रंप का जिक्र तस्वीरों में बहुत कम है, लेकिन एक अदालती दस्तावेज में एक बहुत ही गंभीर आरोप का जिक्र मिलता है। क्या? ये 1990 के दशक की बात है, जब एप्स्टीन ने कथित तौर पर ट्रंप को फ्लोरिडा के मार एलागो रिसोर्ट में एक 14 साल की लड़की से मिलवाया था। एक मिनट, लेकिन क्या दस्तावेज में ये कहा गया है कि ट्रंप ने कुछ किया? नहीं, और यहीं पर बारीकी को समझना जरूरी है। दस्तावेज के मुताबिक एप्स्टीन ने ट्रंप को कोनी मारते हुए उस लड़की की ओर इशारा किया और मजाकिया लहजे में कहा, ये अच्छी है ना? ओके। जिस पर ट्रंप ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पीड़िता ने ट्रंप पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप एप्स्टीन के व्यवहार पर है जो वो ट्रंप की मौजूदगी में कर रहा था। सही है। हाल ही में ट्रंप ने भी एक बयान दिया है कि इन फाइलों से उन मासूम लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है जो एप्स्टीन से मिले थे। ठीक है, तो क्लिंटन और ट्रंप पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नाम। इनके अलावा और कौन है?
यहीं पर कहानी और अजीब हो जाती है। ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार प्रिंस एंड्रयू की तस्वीरें भी हैं, जिसमें वो गिस्लेन मैक्सवेल के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन, रॉकस्टार मिक जैगर, बिल गेट्स, एलन मॉस्क, एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर, सिंगर डायना रॉस और यहां तक कि दिवंगत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम भी ईमेल्स, तस्वीरों या कोर्ट दस्तावेजों में सामने आया है। रुकिए, माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंग, ये नाम तो कहीं से भी उम्मीद नहीं थी। ये मामला जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा और अजीब है। मतलब पॉलिटिक्स और फाइनेंस से निकलकर अब ये साइंस और पॉप कल्चर की दुनिया तक पहुंच गया है। बिल्कुल, और शायद यही इस केस की सबसे डरावनी सच्चाई है। असली कहानी इन नामों की नहीं है। असली कहानी यह है कि इतने सारे ताकतवर लोगों से घिरा एक आदमी दशकों तक अपने अपराध कैसे करता रहा और सिस्टम ने उसे क्यों नहीं रोका। ये मामला हाल का नहीं बल्कि दशकों की नाकामी की एक कहानी है। दशकों पुरानी नाकामियां? मतलब ये कब से चल रहा था? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिस्टम को इसके बारे में पहली चेतावनी 1996 में ही मिल गई थी। 96 में? हाँ, एप्स्टीन की एक पीड़िता मारिया फार्मर ने 1996 में FBI को एप्स्टीन और मैक्सवेल के बारे में यौन शोषण की शिकायत की थी। ये उसकी पहली गिरफ्तारी से लगभग 1 दशक पहले की बात है। 1 दशक पहले? जी हाँ। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें कहा कि ये मामला FBI का है, उनसे संपर्क करें। मारिया फार्मर ने 2 बार FBI को फोन किया। एक बार तो FBI एजेंट ने कथित तौर पर बीच में ही उनकी कॉल काट दी। उन्होंने फोन काट दिया एक यौन शोषण की शिकायत पर। तो इसका मतलब है कि सिस्टम के पास इसे 1 दशक पहले ही रोकने का मौका था और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने फोन काट दिया और उसके बाद लगभग 10 साल तक कोई जांच शुरू नहीं हुई। ये दिखाता है कि सिस्टम की पहली विफलता कितनी पुरानी है। और जब 2006 में जांच शुरू हुई भी, तब भी न्याय नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। तब 2008 में एप्स्टीन को एक ऐसा सौदा मिला जिसे जीवन भर का सौदा कहा जाता है। एक बहुत ही विवादास्पद नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट मतलब NPA के तहत उसे बचा लिया गया। सोचिए, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी उसे फेडरल चार्जेस से पूरी छूट दे दी गई। तो सजा क्या मिली? सजा के नाम पर एक मजाक था। उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, वो भी ऐसी जेल जहां उसे दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर अपने ऑफिस में काम करने की इजाजत थी। ये सजा थी या एक तरह की पेड वेकेशन? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन पीड़ितों का क्या जिन्होंने शिकायत की थी? क्या उन्हें इस सौदे के बारे में बताया गया था? यही तो इस कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा है। ये समझौता पीड़ितों से पूरी तरह छिपाकर किया गया था। उन्हें महीनों तक ये झूठ बोला जाता रहा कि जांच अभी भी चल रही है, हम एप्स्टीन को सजा दिलाएंगे। ओह माय गॉड! यहां तक कि एक सरकारी वकील ने बाद में बताया कि उन पर ऊपर इतना दबाव था कि उन्हें ये समझौता करना पड़ा जबकि वो इसके खिलाफ थे। तो मतलब FBI फेल हुई, फिर सरकारी वकील भी फेल हुए। पैसों का क्या? इतने बड़े स्तर पर ट्रैफिकिंग हो रही थी, किसी ने पैसों के लेन देन पर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया गया था। JP मॉर्गन जैसे बड़े बैंकों ने एप्स्टीन के खातों से हो रहे अजीबोगरीब लेन देन के बारे में ट्रेजरी विभाग को कई बार अलर्ट भेजा। कितनी बार? 2002 से 2016 के बीच लगभग 150 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और 6 सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट फाइल की गई। अच्छा। जिनमें बताया गया था कि बड़ी मात्रा में कैश निकाला जा रहा है जो मानव तस्करी की ओर इशारा कर सकता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक पैटर्न है। पुलिस, वकील, बैंक, सिस्टम के हर हिस्से को कहीं ना कहीं पता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और सब ने मिलकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये एक आदमी के अपराध की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंधे होने की कहानी है। बिल्कुल। और जब सिस्टम इस तरह फेल होता है तो जो खाली जगह बचती है उसे अफवाहें और थ्योरीज भर देती हैं। हाँ, और इस केस को लेकर इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आई हुई है। तो चलिए स्रोतों के आधार पर कुछ सबसे बड़ी अफवाहों और हकीकत को अलग करते हैं। सबसे बड़ा दावा है एक क्लाइंट लिस्ट का। क्या ऐसी कोई लिस्ट सच में मौजूद है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अब तक की जांच और अदालती कार्रवाई में किसी एक सिंगल व्यापक क्लाइंट लिस्ट के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर साबित नहीं किया गया है। अच्छा। जो नाम हमारे सामने आए हैं वे अलग अलग जगहों से हैं, किसी की गवाही से, किसी ईमेल से, फ्लाइट लॉग से या तस्वीरों से। कोई एक मास्टर लिस्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, और एप्स्टीन की मौत के बारे में क्या? ऑफिशियल कहानी है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उसकी हत्या हुई थी। देखिए, आधिकारिक तौर पर मौत का कारण आत्महत्या ही बताया गया है,
लेकिन जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई वो बहुत ज्यादा संदेहास्पद हैं। और इसी वजह से हत्या की थ्योरीज इतनी मजबूत हैं। जैसे जिन 2 गार्ड्स को उसकी निगरानी करनी थी वो उस रात सो गए थे और बाद में रिकॉर्ड में हेरफेर करते हुए पकड़े गए। जेल के कैमरे भी खराब थे। ये सब तो बहुत अजीब है। हाँ, ये सारी बातें शक पैदा करती हैं, लेकिन किसी भी आधिकारिक जांच में हत्या का कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है। और एक आखिरी थ्योरी है ब्लैकमेलिंग रिंग की। क्या एप्स्टीन दुनिया के शक्तिशाली लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, शायद किसी खुफिया एजेंसी के लिए? ये थ्योरी काफी हद तक अटकलों पर ही आधारित है। ये बात सच है कि वो अपने पीड़ितों की तस्वीरें और वीडियो बनाता था। अभियोजकों ने भी माना कि उसका मकसद समझौता करने वाली सामग्री इकट्ठा करना था। तो फिर? लेकिन एक व्यवस्थित मतलब एक खुफिया एजेंसी की तरह का ग्लोबल ब्लैकमेल ऑपरेशन चलाने का कोई ठोस प्रमाण किसी भी अदालती कार्रवाई में सामने नहीं आया है। ये मुमकिन है, पर अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जहां एक नया कानून पारदर्शिता का वादा करता है, लेकिन उसका अमल आधा अधूरा और विवादों से भरा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि हमारा न्याय का सिस्टम दशकों से कितना खोखला हो चुका है। जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ये मामला अब सिर्फ एक आदमी की घिनौने अपराधों के बारे में नहीं रह गया है। ये केस समाज के लिए एक एक्सरे की तरह काम कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे पैसा, रसूख और सत्ता मिलकर न्याय के सिस्टम को झुका सकते हैं या कभी-कभी तोड़ भी सकते हैं। 1996 की पहली शिकायत से लेके 2008 के उस शर्मनाक सौदे तक और अब 2025 में इन आधी अधूरी फाइल्स की रिलीज तक, हर कदम पर सिस्टम की नाकामी साफ दिखती है। बिल्कुल, ये उन संस्थाओं की विफलता को उजागर करता है जिन्हें नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए थी। FBI, न्याय विभाग, बैंक, सब कुछ। ये मामला दिखाता है कि कैसे पीड़ितों की आवाज को दशकों तक अनसुना किया गया, जबकि शक्तिशाली लोगों के हितों की हर कीमत पर रक्षा की गई। तो ये दस्तावेज और खुलासे सिर्फ कुछ नामों या तस्वीरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये सत्ता, जवाबदेही और न्याय के पूरे तंत्र पर ही एक बहुत बड़ा और गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। जब व्यवस्था उन लोगों को जवाबदेह ठहराने में बार बार विफल होती है, तो फिर एक आम नागरिक के लिए न्याय का क्या मतलब रह जाता है?